मुझे लगा था ये कोई बदसूरत होगी, लेकिन ये लड़की तो एकदम पटाखा निकली यार। तू कहे तो तुझे डेमो दिखाऊं? तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्क्विड गेम सीजन 2 के सेकंड पार्ट वीडियो में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई सजेस्ट इस वीडियो को देखने से पहले इसे अच्छे से समझने के लिए फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पार्ट 1 तक हमने देखा कि सारे प्लेयर्स को 5-5 लोगों की टीम बनाकर मिनी गेम्स खेलने के लिए कहा जाता है, जिसमें पहली और दूसरी दोनों टीम्स गेम से एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं एक और टीम होती है जिनमें एक माँ और बेटे की जोड़ी शामिल है। वो टीम योंजो की है। योंजो एक ट्रांसजेंडर होती है। ये टीम एक एक करके 5 गेम जीत जाते हैं, जिसके बाद बाकी के टीम्स को जीतने का हौसला मिलता है। अब इस गेम में कुछ टीम्स जीतती है तो कुछ टीम्स हार जाती है और हारने वाले टीम्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब ग्राउंड में आखिरी 2 टीम्स बचते हैं, जिसमें से एक गीहुन का टीम होता है। दोनों टीम्स एक दूसरे से गेम खत्म करके फिनिश लाइन पर मिलने का प्रॉमिस करते हैं। फर्स्ट गेम डाकची में जुनी एक ही बार में जीत जाती है और सेम चीज जंगबे भी करता है। वह भी एक ही बार में फ्लाइंग स्टोन गेम जीत जाता है। एंड द सेम थिंग्स हैपेंड विथ डाइहो। वह भी पहली ही बार में गोंगी गेम जीत जाता है, जिससे उनके पास बहुत समय बच जाता है। स्पिनिंग टॉप में प्लेयर नंबर 1 ज़्यादा समय ले लेता है, पर उसी के कारण गिहुन लास्ट गेम जेगी जीत जाता है। इन द एंड वो पूरा गेम फिनिश करने में कामयाब हो जाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली दूसरी टीम एलिमिनेट हो जाती है। गेम खत्म होने के बाद सारे प्लेयर्स एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे होते हैं। सभी के बीच अब एक बॉन्ड बन जाता है। वहीं कुछ लोग ज़्यादा लोगों के जीतने से खुश नहीं होते, क्योंकि इससे पैसा अब ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएगा। अब सारे सोल्जर्स अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। तभी नंबर 11 पर उसके कुछ साथी हमला कर देते हैं और उसे धमकी देते हैं कि उनके काम में टांग ना अड़ाए, नहीं तो वो उसके साथ बहुत बुरा करेंगे। गेम के बाद सभी अपना अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। प्लेयर नंबर 1 सबको अपना झूठा नाम ओ यंग ईल बताता है। अब डॉर्मेट्री के अंदर सोल्जर्स दूसरी गेम का रिजल्ट बताने आते हैं, जिसमें टोटल 110 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए होते हैं, जिसके बाद इनाम की रकम 20.1 बिलियन वोन हो जाती है और बचे हुए 255 प्लेयर्स में हर किसी को लगभग 78 मिलियन वोन मिल सकते हैं। एक बार फिर से अगला गेम खेलने के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस बार वोटिंग प्लेयर नंबर 1 से स्टार्ट की जाती है। प्लेयर नंबर 1 यानी कि योंगिल एक्स बजर दबाता है। एक एक करके सब वोट कर रहे होते हैं, जिसके बाद ओ और एक्स की काउंटिंग लगभग इक्वल हो रही होती है, जिससे देख योंगिल सबको समझाने की कोशिश करता है, पर ओ टीम वाले एक और गेम खेलने पर अड़ जाते हैं और इसी के साथ टीम ओ जीत जाती है। जिसके बाद अगले दिन सबको थर्ड गेम खेलना होगा। गिहुन का दोस्त जंगबे भी ओ बजर दबाया होता है, जिसका उसके टीम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेगा। जंगबे फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि उसकी टीम स्ट्रांग है, इसलिए वह नेक्स्ट गेम भी जीत जाएगा। जिस पर गिहुन उसे बताता है हो सकता है कि अगली गेम में हमें एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना पड़े। वही हेंजो और उसके टीम का एक और प्लेयर ओ बजर प्रेस किए होते हैं। योंजो ओ बजर दबाने के पीछे का रीजन बताती है कि जब उसने फैसला किया था कि वो एक लड़की की तरह रहेगी, तब उसके पिता ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और उसकी नौकरी भी चली गई। इवन उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए। ट्रीटमेंट और सर्जरी के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी, जिसके लिए उसने लोन ले लिया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई। वह बताती है कि पहले वो आर्मी में थी। यहाँ से एक और गेम खेलकर और जीतने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे वो थाईलैंड शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ बाकी के सर्जरीज कराकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी। अब बाथरूम के अंदर एक बार फिर थैनोस और नामग्यू म्यूंगी को धमकी देते हैं और उसे टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ योंगिल और उसकी टीम आ जाती है, जिसके डर के कारण वे उसे छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। गिहुन अपने टीम को रात में बेड के नीचे सोने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है कि रात को उन पर हमला हो। वह बताता है कि यहाँ एक दूसरे की जान लेने से भी पैसा बढ़ता है। जिसके बाद सभी बारी बारी से रात को पहरा देने का फैसला करते हैं। आधी रात को प्लेयर नंबर 149 बाथरूम जाने के लिए उठती है, पर उसके बेटे को यहाँ पर किसी पे भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए वह उसे संभल कर रहने के लिए कहता है। जिस पर प्लेयर नंबर 149 उसे अपने बाल में बंधा हुआ क्लिप निकाल कर दिखाती है, जो कि एक चाकू होता है, जिसे उसकी माँ ने कोरिया वॉर में उसे अपनी हिफाजत के लिए दिया था।
जुनही को भी बाथरूम जाना होता है, इसीलिए वह प्लेयर नंबर 149 के साथ जाने लगती है, पर सोल्जर गेट खोलने से मना कर देता है और थोड़ी देर रिक्वेस्ट करने के बाद वो गेट खोल देता है। उनके साथ युंजो भी चली जाती है। इधर जुनहो 2 टीम्स में बंटकर आइलैंड ढूंढने निकल पड़ता है। जुनहो की टीम साउथ वेस्ट में ढूंढने और टीम 2 नॉर्थ में ढूंढने का फैसला करती है। उन्हें उस आइलैंड को 4 दिनों में ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसके बाद गेम्स खेलना बंद हो जाएगा। डॉर्मेट्री में अनाउंसमेंट करवाकर सभी प्लेयर्स को जगाया जाता है और उन्हें नेक्स्ट गेम के लिए रेडी होने के लिए कहा जाता है। थर्ड गेम का नाम होता है मिंगल, जिसमें सबसे पहले सभी प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना है। गेम शुरू होते ही प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा। उसके बाद एक नंबर बोला जाएगा। बोले हुए नंबर के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को एक ग्रुप बनाना होगा और 30 सेकेंड में एक रूम चुनकर डोर क्लोज करना होगा। अब सभी प्लेयर्स अपनी अपनी रणनीति बनाने लगते हैं। गेम अब शुरू हो जाता है और पहला नंबर 10 बोला जाता है। सभी जल्दी जल्दी 30 सेकंड के अंदर टीम बनाकर रूम में जाकर डोर लॉक कर लेते हैं। वहीं बचे हुए प्लेयर्स एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। इस बार नोयोल उनके काम में दखल नहीं देती, जिसके कारण सोल्जर्स जिंदा बचे हुए प्लेयर के बॉक्स पर क्रॉस का साइन बना देते हैं। नेक्स्ट राउंड में 4 नंबर बोला जाता है। प्लेयर्स अलायंस बनाकर कमरे के अंदर चले जाते हैं, पर एक कमरे में बस 3 लोग ही होते हैं। उन्हें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, पर तभी सोल्जर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है और वे आकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इस दौरान प्लेयर्स एक दूसरे के साथ अलायंस बनाते हैं और विश्वासघात का सामना भी करते हैं। लास्ट राउंड में 2 लोगों का टीम बनाने के लिए कहा जाता है, जिसमें जांगबे विटनेस करता है कि उसके कमरे के अंदर उसकी और योंगिल के अलावा एक और आदमी है, जिसे योंगिल जान से मार देता है। इसे देखने के बाद जांगबे को योंगिल से थोड़ा डर लगने लगता है। गेम खत्म होने के बाद सोल्जर्स जिंदा लाश को सीक्रेटली दूसरे जगह पहुंचा देते हैं और प्लेयर्स डॉर्मेट्री में वापस आ जाते हैं। म्योंगी जुनही से बात करके उसे कहता है कि यहाँ से निकलकर हम बच्चे के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वह कहता है कि इस गेम के बाद सबको 300 से 400 मिलियन वोन मिलेंगे और ज़्यादातर लोग उसे लेकर यहाँ से जाना चाहेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों का मिलाकर ढेर सारा पैसा हो जाएगा, जिससे वह अपना कर्जा उतार कर बचे हुए पैसे को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा और फिर साथ में एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। जिससे सुनने के बाद जुनही को लगता है कि वह सिर्फ उसके पैसों के पीछे है, उसे उससे और बच्चे से कोई मतलब नहीं है। म्योंगी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, पर वह नहीं मानती। म्योंगी को जुनही से बात करते हुए थैनोस देख लेता है। इसी बीच जांगबे प्लेयर्स को काउंट करता है तो पाता है कि X वाले 44 हैं और O वाले 56। गीहुन कहता है कि हमें जाकर O वालों को X बजर दबाने के लिए मनाना चाहिए, जिस पर योंगिल मना करता है और कहता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा। इस पर उन दोनों में बहुत बहस होता है। फिर वे डिसाइड करते हैं कि अभी के लिए कुछ ना करना ही सही होगा। अब वहाँ सोल्जर्स गेम का रिजल्ट बताने आ जाते हैं। थर्ड गेम के बाद हर एक को लगभग 350 मिलियन वोन मिलेंगे। अब एक बार फिर से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। X वाले उम्मीद लगा रहे होते हैं कि उनके टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, ताकि वो यहाँ से घर जा सके, जिसके लिए उन्हें ज़रूरत होती है 7 O वाले X बजर दबाएं। अगर वो उनके टीम में आ जाए तब वे जीत जाएंगे। थैनोस और नामग्यू के साथ रहने वाला प्लेयर 125, जिसका नाम मिन्सू होता है, वो X बजर दबाता है, जिसके बाद वह थैनोस के रडार में आ जाता है। उसी के साथ 5 O वाले भी अपना डिसीजन चेंज करके ग्रुप X में आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स में इक्वल प्लेयर्स हो जाते हैं। एक बार फिर से डिसाइडिंग फैक्टर योंगिल बनता है। जब वह बजर प्रेस करने जा रहा होता है, तभी जांगबे मिंगल गेम में योंगिल द्वारा एक आदमी को मारने की बात के बारे में वह गीहुन को बताने जा रहा होता है कि उसे योंगिल से डर लगता है। पर जैसे ही वह उसे बताने वाला होता है, तभी योंगिल X बजर प्रेस कर देता है, जिससे वोटिंग टाई हो जाता है। जिसके बाद जांगबे गीहुन को मिंगल गेम वाली बात नहीं बताता है। टाई होने के बाद सोल्जर्स बताते हैं कि अब अगली वोटिंग कल होगी। इधर जुनहो अपने टीम के साथ उस आइलैंड को लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ड्रोन की मदद से उसे एक आइलैंड पर एक दरवाजा जैसा एक चीज दिखाई देता है। वो अपनी टीम को लेकर उसकी जांच करने चला जाता है। जैसे ही उसकी टीम का एक मेंबर उस दरवाजे को खोलता है, तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है, जिसमें वह मारा जाता है। इस घटना के बाद जुनहो को पता चल जाता है कि उन लोगों को उनके हर एक प्लान के बारे में पता है। रात और ठंड बढ़ने के कारण वे नेक्स्ट डे आइलैंड फिर से ढूंढने के बारे में सोचते हैं। डॉर्मेट्री में ग्रुप X और ग्रुप O में बहस होने लगती है। गीहुन देखता है कि उन्हें खाने के साथ फोर्क भी दिया गया है, जिससे वह समझ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। थैनोस को धोखा देने के कारण डर के मारे मिन्सू अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेता है।
थैनोस और नामग्यू उसे कल के वोटिंग में अपना डिसीजन चेंज करने की धमकी देते हैं। तभी उन्हें मिंग्यू इंटरप्ट करके बाथरूम में मौजूद सभी एक्स वालों को थैनोस के बारे में बताता है कि एक ओ वाला एक्स वाले को धमकी देकर डिसीजन चेंज करने को कह रहा है। जिसके बाद वहाँ एक्स और ओ ग्रुप वालों में फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट के दौरान म्यूंगी थैनोस के गर्दन में फोर्क से स्टैब कर देता है। अब ये फाइट बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाता है, जहाँ सभी एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं। प्लेयर्स के मरने के बाद इनाम की रकम बढ़ जाती है, जिसके पीछे का रीजन उस वक्त किसी को भी समझ नहीं आता। तभी सारे बचे हुए प्लेयर्स बाथरूम से वापस आते हैं। जिन्हों देखती है कि म्यूंगी खून में लथपथ है। उन प्लेयर्स के लौटने के बाद सबको पता चलता है कि बाथरूम में ग्रुप ओ और एक्स में फाइट हुआ है, जिसके बाद दोनों ग्रुप्स के लोग अपने अपने मेंबर्स काउंट करने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ग्रुप ओ से 3 और ग्रुप एक्स से 2 लोग मारे गए हैं। बाथरूम वाले फाइट के बाद ये बात सबको रियलाइज हो जाता है कि लोगों को मारकर भी यहाँ पैसा बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए ग्रुप ओ वाले प्लान बनाने लगते हैं। गिहुन अपने साथियों को बताता है कि लाइट्स ऑफ होने के बाद ग्रुप ओ वाले हम पर हमला कर देंगे। इस पर योंगिल कहता है कि हमें पहले ही उन पर हमला कर देना चाहिए, जिस पर गिहुन ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि हमारा दुश्मन ग्रुप ओ नहीं बल्कि गेम क्रिएटर्स है, हमें हमला उन पर करना चाहिए। गिहुन प्लान बनाता है कि लाइट्स बंद होने के बाद जब सब आपस में लड़ने लगेंगे तब हम उन सोल्जर्स पर हमला करके उनके गन्स उनसे छीन लेंगे और उन्हें मारकर कंट्रोल रूम को अपने अंडर में ले लेंगे। जुनही मिंग्यू को लाइट्स बंद होने के बाद वाले फाइट में पार्टिसिपेट करने से मना करती है। अब कंट्रोल रूम से सारे सोल्जर्स, मैनेजमेंट्स और वर्कर्स को एक स्पेशल गेम के लिए रेडी होने के लिए कहा जाता है। इधर जुनहो के टीम के एक मेंबर को पता चलता है कि उनके शिप का कैप्टन उनके ड्रोन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। दरअसल वह इंसान उन आइलैंड वालों से मिला हुआ है और वह इतने सालों से जुनहो को आइलैंड ढूंढने के नाम पर बस घुमा रहा था। सबके हाथों पकड़े जाने के डर से वह उस आदमी को मारकर समुद्र में फेंक देता है। अब लाइट्स बंद हो जाने के बाद गिहुन के कहे अनुसार एक्स ग्रुप के कुछ लोग अपने बेड के नीचे छुप जाते हैं और ओ ग्रुप के लोग उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक्स ग्रुप के कई लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर में डॉर्मेट्री के अंदर सोल्जर्स आकर फाइट रोक देते हैं। जैसे वे मरे हुए लोगों को स्कैन करने लगते हैं, तभी एक्स ग्रुप के लोग उन पर हमला कर देते हैं और सबसे उनके गन्स छीनकर उन्हें शूट करके उन्हें मारने लगते हैं। इस घटना को देखकर ऑफिसर सारे सोल्जर्स को वापस बुला लेता है, लेकिन एक सोल्जर लौट नहीं पाता और वह गिहुन के हाथ लग जाता है। योंजो डॉर्मेट्री के अंदर के सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ देती है और बाकी के लोग गन्स इकट्ठा कर लेते हैं। गिहुन अब बाकी प्लेयर्स के साथ अपनी एक टीम बना लेता है। योंजो सभी को गन चलाने के बारे में एक क्विक लेसन देती है। गिहुन सोल्जर से मास्क उतारने के लिए कहता है। यह देखकर कि वह एक बच्चा है, सारे लोग शॉक हो जाते हैं। अब गिहुन अपने लोगों को लेकर सोल्जर के सहारे लीडर तक जाने लगता है। हालांकि और भी सोल्जर्स उनके रास्ते में आ जाते हैं, लेकिन वे लोग उन्हें मारकर आगे बढ़ते रहते हैं। ऑफिसर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें मैनेजमेंट एरिया के अंदर आने मत देना। गिहुन को सोल्जर से कंट्रोल रूम के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और वह यह भी बताता है कि मास्क के बिना दरवाजा नहीं खुल पाएगा। जब वो फ्रंटमैन को रिकॉग्नाइज कर लेता है तभी उसे मार दिया जाता है। अब उन्हें मैनेजमेंट एरिया तक पहुंचने से सोल्जर्स उन्हें रोकने लगते हैं। वे अब लगातार उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी गिहुन, योंगिल और बाकी सबको इनका ध्यान यहाँ बिजी रखने का बोलकर जंगबे को साथ लेकर कंट्रोल रूम में ढूंढने निकल पड़ता है। मास्क के हेल्प से गिहुन मैनेजमेंट एरिया में पहुंचने में कामयाब हो जाता है। इस बात की जानकारी वह वॉकी टॉकी की हेल्प से योंगिल को दे देता है। सभी सोल्जर्स को मारते मारते वे कंट्रोल रूम के सीढ़ियों तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, पर अकेले 2 उनसे लड़ नहीं पा रहे होते हैं। इसीलिए योंगिल 2 लोगों को साथ लेकर उनकी मदद करने चला जाता है। लड़ते लड़ते उन सब की गोलियां खत्म हो रही होती है। गिहुन बताता है कि सोल्जर्स के पॉकेट में एक एक्स्ट्रा एमो है। डॉर्मेट्री में मरे हुए सोल्जर्स के पास से डायहो एमो लेने चला जाता है। तभी उसे पैनिक अटैक आ जाता है। योंजो उसे देखने चली जाती है। इधर योंगिल गिहुन को बताता है उसने पीछे एक रास्ता देखा है। वह उसे उन सोल्जर्स को यही उलझा कर रखने का बोलकर बाकी 2 लोगों को अपने साथ लेकर चला जाता है। योंगिल धोखे से दोनों लोगों को मार देता है और अपनी फेक डेथ की जानकारी गिहुन को देता है। इसके बाद वॉकी टॉकी की फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपने लोगों को सब कुछ अपने अंडर में लेने का ऑर्डर देता है। जब योंजो डॉर्मेट्री पहुंचती है तो पाती है कि डायहो पैनिक हो गया है और उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। तभी वहां सोल्जर्स आ जाते हैं और सबको जमीन पर लेटने के लिए कहते हैं।
गीहुन और उसके लोग के पास गोलियां खत्म हो गई होती है, इसलिए वे सरेंडर कर देते हैं, पर फिर भी वे मारे जाते हैं। अब गीहुन के सामने योंगिल फ्रंटमैन बनकर आता है और उसके आंखों के सामने उसके दोस्त जांगबे को मार देता है और गीहुन वहीं तड़प तड़प कर रोने लगता है और ये सीज़न यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे ही मूवीज़ और सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।